हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के टॉपिक्स में। आज का टॉपिक्स है बीएफएस टियर की हिस्ट्री का वैदिक सभ्यता ऋग्वैदिक काल, जिसका समय है 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। मेरा नाम विनोद है और आज हम वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे चैनल। चलो शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता का समय 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने इसका समय 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक भी माना है। वैदिक सभ्यता का हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, पूर्व वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक इसका समय माना जाता है, और पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अब वैदिक सभ्यता का हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक का आपको पता है कि 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक इसका समय था, और उत्तर वैदिक सभ्यता का समय था 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई तो इसे ऋग्वैदिक काल कहा गया, और उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई थी। आपको पता है कि 4 वेद थे, यजुर्वेद और अर्थवेद और सामवेद। इस सभ्यता के बारे में हमें जो जानकारी मिली है वे वेदों से मिली है, इसलिए इस वैदिक सभ्यता इसे हम कहते हैं। आपको पता है जब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी नहीं मिली थी, तब वैदिक सभ्यता को भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, जो मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, यानी कि जो सभ्यता आर्यों ने बसाई थी भारत में, उसे हम वैदिक सभ्यता को कहते हैं। यह आर्य सबसे पहले पंजाब सिंध प्रांत में आए थे। आर्य सबसे पहले पंजाब और अफगानिस्तान और सिंध प्रांत में आए थे। आर्यों के आगमन के बारे में, यानी कि भारत में आर्य कब और कहाँ और कैसे आए, इसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। इसके बारे में मैक्सवेल मुल्लर का कहना कि मध्य एशिया में यह सबसे पहले आए थे। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि उत्तरी ध्रुव पर यह सबसे पहले आए थे, और दयानंद सरस्वती का मानना है कि यह सबसे पहले तिब्बत के इलाके में आए थे, यानी कि तिब्बत पठार में हिमालय के इलाके में यह आए थे। सत्य सेन को मानना है कि यूपी और एमपी में यह सबसे पहले इनका आगमन हुआ था। उत्तर वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, यानी कि आर्य जो भाषा बोलते थे वो संस्कृत बोलते थे। संस्कृत आज की जो भाषा उसी की तरह नहीं है, वो पुरानी संस्कृत भाषा आज की संस्कृत भाषा से बिल्कुल अलग थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि करना था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत, आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। ग्रामीण सभ्यता थी, और आपको पता है कि इसकी सभ्यता ग्रामीण थी। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, जो इसका पार्ट नंबर 2 है, ऋग्वैदिक काल, यानी कि 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक इसका समय माना जाता है। विश्व का अर्थ है ईस्वी पूर्व तक, हम हिंदी में पढ़ते हैं इसको। इस समय सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। यानी कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद गायत्री मंत्र का इसमें ऋग्वेद में वर्णन मिलता है, और इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त इसके 10वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं टोटल, और 1028 सूक्त हैं, और 1,0462 इसमें 10,462 हैं कि इतने रचनाएँ हैं। इसमें सबसे प्राचीन वेद की रचना हुई थी। पूजनीय नदी ऋग्वेद की थी सिंधु। पवित्र नदी ऋग्वेद सभ्यता की, वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी मानी गई है, जो अब तो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, यानी कि माना जाता है कि विलुप्त होने के कगार पर है।
इसमें वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, वर्ण व्यवस्था थी, आपको पता है तो। राजनीतिक व्यवस्था यानी कि वैदिक सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी, यानी कि आर्य जो शासन करते थे उनकी प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में बांटा गया था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई को हम कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र में बांटते हैं। कुल का अर्थ है परिवार, यानी कि परिवार शासन करता था, पूरे परिवार का मुखिया होता था पिता, परिवार का मुखिया कुलपति, जिसे पुरुष माना जाता था। इसमें स्त्रियों की भी काफ़ी दशा सही थी। ग्राम, ग्रामीण का मुख्य होता था, गांव का मुख्य होता था एक, जैसे सरपंच आज के समय में। विषपति होता था एक। जन, राजन, जन का मुख्य होता था, जिसे मुखिया कहते थे, राजन। और एक राष्ट्र का मुख्य होता था, यानी कि प्रधानमंत्री के बराबर, राजा के बराबर वो होता था। राजा प्रमुख होता था। राजा तथा उसके 12 अधिकारी प्रशासन चलाते थे और अपराधी को पकड़ने का काम करते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देना। सभा संप्राद लॉर्ड समिति सामान्य है जनता। विद्या धार्मिक शिक्षा संस्थान थे। दशराज युद्ध पुरुषणी रावी नदी के किनारे सुदास एवं 10 जनों के बीच सुदास जीते। इसमें सुदास की विजय हुई थी। अब है वैदिक सभ्यता और ऋग्वैदिक सभ्यता में, यानी कि हम इसमें जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था हम कवर कर रहे हैं ना, ये वैदिक सभ्यता में, यानी कि ऋग्वेद और सामवेद उसमें जो लिखा गया था उसमें ही स्थित थी। सामाजिक व्यवस्था थी पितृसत्तात्मक, पितृ प्रधान, यानी कि हमने बताया कि परिवार का मुखिया पिता होता था, जो पुरुष होता था। संयुक्त परिवार था, यानी कि इकट्ठा परिवार रहता था, कि हमने हड़प्पा सभ्यता में भी पढ़ा के परिवार संयुक्त रूप से रहा करते थे। और परिवार का मुखिया पुरुष होता था। परिवार का मुखिया कुलपति कहलाता था। पर्दा प्रथा इसमें बहुत प्रचलित थी। पर्दा प्रथा नहीं थी, यानी कि पर्दा प्रथा तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह इसमें पर्दा प्रथा थी, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि पर्दा प्रथा नहीं थी। महिलाओं का सम्मान होता था, यानी कि महिला को भी सम्मान दिया जाता था। स्त्री पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। विधवा अपने देवर से विवाह कर सकती थी, यानी कि विधवा को अधिकार था कि वह अपने देवर या और किसी के साथ विवाह कर सकती है। अब खान पान कैसा था। इसमें लोग शाकाहारी थे और दूध, घी, मक्खन खाते थे, पेड़ पौधों से को भी खाते थे। और इसमें एक मुख्य बात थी कि गाय को मारना था वो पाप था, यानी कि गाय की कोई हत्या कर देता था या वो गाय को नुकसान पहुंचाता था तो उसकी बहुत बड़ी सजा उसको मिलती थी। गाय पवित्र मानी जाती थी, जैसा आज भी माना जाता है। हिंदू धर्म में आज तो बहुत बुराइयाँ आ चुकी है। गाय को अगन्य न मारने वाला पशु माना जाता था। स्त्रियों की स्थिति, यानी कि स्त्रियों के समाज में स्त्री कैसी थी। पुरुष के समान स्त्रियों को समझा जाता था। शिक्षा का अधिकार था स्त्री को, यानी कि पढ़ भी सकती थी। बाल विवाह नहीं होता था, यानी कि यह सबसे अच्छी बात है कि उसमें बाल विवाह प्रथा नहीं थी, जो आज भी है, लेकिन उसमें नहीं थी। उसमें का लोग बहुत ही समझदार थे। तो ऋग्वेद में लोपामुद्रा, अपाला, विदुषी का वर्णन मिलता है। दहेज प्रथा नहीं थी। यह देखो, इसमें 2 बात 1 नंबर की है, यानी कि आज के समाज में जो बुराइयां हैं वो उसमें नहीं थी, यानी कि उसमें के लोग बहुत अच्छे थे। दहेज प्रथा नहीं थे। देखो कितनी सुंदर बात है। अतः जातीय विवाह था, यानी कि जाति के अंदर विवाह होता था। वर्ण व्यवस्था, मैंने बताया था कि उसमें वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। समाज में 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिनके अलग अलग कार्य होते थे। ब्राह्मणों का कार्य था कि यज्ञ करवाना और पूजा पाठ करना उनका काम था। क्षत्रिय राजा होते थे, युद्ध लड़ते थे। और वैश्य उनकी ऊपरले जो क्षत्रिय ब्राह्मणों की सुरक्षा का काम करते थे।
और शूद्र को बहुत नीचा समझा जाता था, जो यानी कि कोई मर तो उसका अंतिम संस्कार और आदि ऐसे काम शूद्रों को करने पड़ते थे। आर्य गोरे और श्वेत माने जाते थे, यानी कि जो आर्यों का आगमन हुआ था वे गोरे और श्वेत उसमें माने जाते थे वर्ण व्यवस्था में। अनार्थ श्याम पहनावा कैसा था? सूती, ऊनी, जूट, ये 3 चीज के वस्त्र उसमें पहनते थे। नेवी आंतरिक वस्त्र, बास नीचे पहनने वाले कपड़े, अधोवास ओढ़ने वाले वस्त्र। मनोरंजन संगीत, रथ दौड़, शिकार, यानी कि मनोरंजन के साधन थे ये। संगीत भी होते थे, रथ की दौड़ भी करवाई जाती थी, शिकार भी होता था। उसमें आर्थिक जीवन कैसा था? मुख्य व्यवसाय क्या था लोगों का? पशुपालन और कृषि, यानी कि पशु पालते थे, खेती करते थे। घोड़े गाय जैसे जानवर पालते थे। गाय से दूध मिलता था, वो बेचते थे, पीते थे, लोगों को देते थे। गाय को संपत्ति का रूप माना जाता था। गाय दहेज में भी दी जाती थी, यानी दहेज प्रथा थी तो नहीं, पर गाय दी भी जाती थी उनको। गाय का पूरा सम्मान होता था। घोड़ा रथ खींचने के काम आता था। पणी व्यापारी थे, पशु चुराते थे, यानी कि पशुओं की चोरी भी उसमें होती थी। और व्यापार के लिए दूर दूर तक लोग जाते थे। यानी कि उसमें जो आपको पता हो तो, यानी आज के समय तो हम पैसे देकर कोई चीज़ खरीद लेते हैं, लेकिन उस समय जो वैदिक सभ्यता में ये बात नहीं थी कि पैसे देते, पैसे तो उसमें थे नहीं। यानी कि उसमें वस्तु विनिमय की प्रणाली थी कि वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदना, यानी कि एक वस्तु दे दे जिसको कमी हो तो, और उसके बदले में दूसरे को क्या वस्तु की कमी है और वो वस्तु ले आए, इनसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। महत्वपूर्ण देवता उसमें के थे इंद्र, जिसे वर्षा का देवता कहा जाता था, यानी कि जो किसान थे वो इंद्र पर निर्भर थे। इंद्र को अपना खेती का देवता मानते थे कि यानी कि वर्षा करवाएगा इंद्र, तो क्योंकि वर्षा पर निर्भर खेती थी। दूसरा स्थान था अग्निदेव का, यानी कि आग के देवता का। अग्नि देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ स्थान कराने वाला था। तीसरा स्थान वरुण जो जल के देवता थे उसका था, और सोम पौधों का देवता था। तो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक्स। उम्मीद है कि यह टॉपिक्स आपको कवर समझ में आया होगा, और अगली वीडियो जब तक लेकर आएँ तो इसको फुल सपोर्ट करते रहना। धन्यवाद फ्रेंड्स।